अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है GDA लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है खुशी फ़ातिमा, हमीम गर्ल और इरम शब्बीर ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा हैं आलिया बुखारी। किस्त नंबर 5। सैफ को तहमीना की आमद की इतला ज़ुबैर से मिली। मुस्तकिल कई दिन की आउटडोर मसरूफियत के बाद आज ही वो ऑफिस में चंद ज़रूरी काम निपटाने की गर्ज से बैठा था जब वो गैर मुतवक्का तौर पर वहाँ पहुँच गई थी। तहमीना सरदार, जिस स्क्रिप्ट वो सामने खोले बैठा था उस पर से निगाह उठाकर सैफ ने थोड़ी सी हैरत से सामने खड़े ज़ुबैर की तरफ देखा। हमारे हिसाब से उसे इन दिनों मुल्क से बाहर होना चाहिए था, यहाँ कैसे? खैर बुलाओ, हो सकता है उन लोगों का काम जल्दी ख़त्म हो गया हो। आजकल जिस तूफ़ानी अंदाज में काम शुरू और ख़त्म हो रहा है इसका उसे बखूबी अंदाज़ा था। कैसे हैं आप? लगता है मैंने गलत वक्त पर आपको डिस्टर्ब किया। तहमीना अंदर आ चुकी थी। बिल्कुल नहीं। सैफ एहतरामन उसके लिए खड़ा हो गया था और ऐसा वो ऐन अपनी फितरत के मुताबिक करता था। अलबत्ता आपकी आमद हैरत अंगेज़ ज़रूर है मेरे लिए। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने साइड में बिछे सोफ़ों की तरफ इशारा करते हुए वही कहा जो महसूस किया था। चलें, हम इस काबिल तो हुए कि सैफुल इस्लाम को हैरत में डाल सकें। वो हंस दी। बजाय सोफ़ों की तरफ जाने के वो सैफ के करीब ही बिल्कुल मुकाबिल खड़ी थी और उसका दराज कद और जदीद तर्ज का लिबास उसे देखने के काबिल चीज़ तो ज़रूर ही बना रहा था। काबिल तो आप यकीनन हैं जब ही माशाअल्लाह कामयाबी हासिल कर रही हैं। काम के सिलसिले में वो नए पुराने सभी लोगों की हौसला अफजाई आदतन करता था, पर तहमीना ने उस सादा और छोटे से जुमले में मानी खेजी ढूंढनी चाहिए। मैं तो खुद को उस वक्त किसी काबिल समझूंगी जब मेरे पीछे कोई और नहीं आप होंगे। वो उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ी थी। सैफ गैर महसूस से अंदाज में पीछे हटा। कामयाबी कुदरत का इनाम होती है और इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ पूरी लगन और मेहनत की ज़रूरत होती है। बाकी काम उस पर छोड़ दीजिए। हाथ के हल्के से इशारे से उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। एक ठंडी सी सांस अंदर ही अंदर दबाते हुए तहमीना ने खुद को कंपोज करना चाहा। वो ऐसी ही रस्मी गुफ्तगू करता था और उसकी खुश इखलाकी और नरम गुफ्तारी किसी को बुरा भी नहीं मनाने देती थी। आइए बैठिए। वो सोफ़ों की तरफ बढ़ा तो तहमीना को भी उसके साथ आना पड़ा। उसने तहमीना के बैठने का इंतज़ार किया और फिर मुनासिब फासला रखते हुए खुद बैठा। वो महज पहलू बदल कर रह गई। खुद को नुमाया तर रखने के लिए वो जिस तरह के लिबास और स्टाइल अपना चुकी थी उसकी तारीफ़ आजकल करीबी लोगों से वसूल कर रही थी और ये तारीफ़ उसे चार्ज किए रखती थी। जब भी ज़रा सा नज़रअंदाज होने का खदशा सताता उसको अपने अंदर बड़ी सख्त कमज़ोरी का एहसास होने लगता। सैफुल इस्लाम जैसे शानदार और बेनियाज शख्स के सामने सारी तैयारी के बावजूद भी ये एहसास और भी ज़्यादा कवी होने लगता था। कैसा रहा आपका मुल्क से बाहर शूट करवाने का तजर्बा? मेरा ख्याल है कि आपने इसे बहुत इंजॉय किया होगा। और बहुत से लोगों की तरह वो भी यही सवाल कर रहा था, जिसका जवाब देते हुए उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा खुद अपने आप पर आ रहा था, जो पकड़ पकड़ कर एक एक को अपने मॉरिशस जाने की इतला देती फिर रही थी। असल में अभी यहाँ कुछ काम बाकी है, हमें जाने में थोड़े दिन और लगेंगे। बहुत सोचकर उसने ये बहाना तराशा था, जो थोड़ा बहुत भरम तो रख ही रहा था, पर यहाँ मुकाबिल कोई और नहीं सैफुल इस्लाम था। बिना कोई लफ्ज़ कहे उसने तहमीना के चेहरे पर कुछ तलाशना चाहा। तहमीना के लबों की मुस्कुराहट फीकी पड़नी शुरू हो गई थी। सैफ को समझने में देर नहीं लगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। सरसरी से अंदाज में सैफ ने जैसे बात को टाला। वो किसी के भी मामले को खरीदने वाला शख्स नहीं था। बताएं कैसे याद किया? जो काम वो कर रहा था आज ही निपटाना ज़रूरी था, सो उसने तहमीना से उसकी आमद की वजह तस्वीरें जानने में थोड़ी जल्दी करना चाहिए। मैं बस इधर से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती हुई चली जाऊं। सैफ का शुबा यकीन में बदलने लगा। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसने ये जुमला इतनी बार सुना था कि अब वो शुमार भी नहीं कर सकता था। उसके पास आने वाले फील्ड से जुड़े 99% लोग यही जुमला कहते थे और वो उसका बेनसतुर मतलब फ़ौरन ही समझ लेता था। तहमीना भी यहाँ काम लेने की गर्ज से आई थी। असल में वहाँ काम शुरू होने में अभी थोड़ी देर है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी ऑफ़र कबूल कर लूँ। उस रोज़ जो आपने फ़ोन, वो 1.5-2 माह पुरानी बात का हवाला दे रही थी। बदतहजीबी तो थी, मगर सैफ पे साख्ता ही उसकी बात काट गया। वो काम तो कब का मुकम्मल हो चुका है तहमीना, वरना हमें आपको लेकर ज़रूर खुशी होती। इतनी जल्दी? तहमीना के चेहरे पर बड़ी वाज़े मायूसी छाई। सैफ के लिए ये वक्त बड़ा मुश्किल होता था जब उसे किसी से भी काम के मामले में माजरत करनी पड़ती थी।
ऐसा अक्सर ही करना पड़ जाता था, लेकिन वो अब तक इसका आदी नहीं हो सका था। असल में हमारा काम तो पहले से ही शुरू हो चुका था। आपके मना करने पर हमने जब ही तकरीबन आध घंटे में एक दूसरी नई आर्टिस्ट को ले लिया था। अगले ही दिन वो लोकेशन पर आ चुकी थी। उस जैसे बाइख्तियार शख्स को तफसील बताने की ज़रूरत तो नहीं थी, फिर भी उसने ऐसा तहमीना की मायूसी को कम करने के लिए किया। गलती मेरी ही थी। असल में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग इतना वक्त ज़ाया कर देंगे। वो खुद को संभाल चुकी थी और सैफ पर यह जाहिर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि वो उसके पास काम करने की कितनी ख्वाहिशमंद है। खैर कोई बात नहीं। सैफुल इस्लाम बिना कोई तबसरा किए हल्के से मुस्कुरा दिया। तजर्बाकाराना महारत का फुकदान किसी भी काम की रफ्तार और हुस्न को बुरी तरह मुतासिर करता है। उसे इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा था। वैसे आपका हमदानी साहब के प्रोडक्शंस के बारे में क्या ख्याल है? मुझे पता है कि आपका तो उनसे कोई मुकाबला नहीं, मगर फिर भी आपकी नज़र में वो कैसा काम कर रहे हैं? चाय आ चुकी थी। तहमीना ने हाथ में कप लेते हुए उससे यकदम ही पूछ लिया था। सैफ को यह उम्मीद नहीं थी कि वो उससे हमदानी के बारे में पूछ लेगी। सब लोग अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सबके बारे में नहीं, हमदानी प्रोडक्शंस के बारे में पूछ रही हूँ। इस बार उसके लहजे में इसरार के साथ बेचैनी भी थी। मैं उनके बारे में दो टोक राय नहीं दे सकता, ऐसी सूरत में जबकि आप उनके साथ काम शुरू कर चुकी हैं। सैफ का अंदाज इस बार और भी ज़्यादा निपा तुला था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके मुंह से निकले किसी भी लफ्ज़ को लेकर तहमीना किसी भी शोबिस के रिसाले या अखबार के सफ़े के लिए चटपटी सी खबर मुहैया कर सके। नई लड़कियां खबरों में रहने के लिए आमतौर पर इसी किस्म की बयानबाजी पर इन्हसार करने लगती हैं। इसका मतलब है कि आपको उनका काम कतई पसंद नहीं है। वो अपने तौर पर नतीजा अखज़ कर रही थी। मैंने ये नहीं कहा है। तो फिर आपको उनका काम पसंद है? वो जैसे कसौटी खेल रही थी। मैंने ये भी नहीं कहा। सैफ बमुश्किल अपने उकताहट पर काबू पाए हुए था। देखिए तहमीना, उसके किसी और सवाल से पहले ही हाथ के इशारे से उसे रुकने का इशारा करते हुए सैफ ने अपनी बात जारी रखी। हमदानी प्रोडक्शंस हो या कोई और, मेरे लिए सभी यकसा काबिल एहतराम है और हर फील्ड का अपना ज़ाब्ता इखलाक होता है जिसका एहतराम करना हर एक के लिए ज़रूरी है। हमने भी हमेशा सिर्फ अपने काम से काम रखा है और इसके लिए हम देखने वालों के सामने जवाबदेह हैं। उसका लहजा बतदरीज खुश्क होता चला गया, यहाँ तक कि खुद तहमीना को लगा जैसे वो अभी इस मुलाकात का खात्मा चाह रहा है और ये बड़ा तौहीन आमेज़ सा एहसास था। हमदानी के साथ मुंसलिक होने के बाद का पहला कुछ अरसा जिस तरह खुद को वीआईपी समझते हुए उसने गुजारा था, उसमें कमी आने के बावजूद वो अब अपने इमेज को संभाले रखना चाहती थी। ज़ुबैर इस अरसे में 2 बार कमरे में आ चुका था। मैं चलती हूँ, बस यूं ही एक ख्याल आया था कि अगर फुर्सत की इन दिनों में आपके साथ काम कर लूँ तो। असल में मुझे आपके साथ काम करने की आरज़ू हमेशा से है, देखें कब पूरी होती है। अपना हैंड बैग संभालती हुई वो खड़ी हो चुकी थी। काम की ख्वाहिश का इजहार भी उसने शौकिया फ़नकारों जैसे अंदाज में किया था और सैफुल इस्लाम की निगाहों में वो पहले से एक शौकिया फ़नकार ही थी। अमीर माँ बाप की बेटी जिसके पास करने के लिए शायद कुछ और था ही नहीं। ये लोग कमिटेड भी नहीं होते, बस यूं ही जैसे कोई सौदा सर में समा जाता है। अगले चंद सालों में ये लड़की यकीनन कतई कोई और मुख्तलिफ काम कर रही होगी। उसने तहमीना की हैसियत और जहनियत दोनों के बारे में कतई गलत अंदाज़ा लगाया। उसके चले जाने के बाद वो ज़ुबैर से कह रहा था, हमदानी प्रोडक्शंस में ऐसे ही लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। इतने सालों में कितने आए और गए। तहमीना भी अपना शौक़ पूरा करेगी। ज़ुबैर बेपरवाह से अंदाज में उसकी बातों को आगे बढ़ा रहा था, मगर सैफ ने तनबीही निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है किसी के भी बारे में उल्टी सीधी राय मत दिया करो। सॉरी सर, मगर मैं तो सिर्फ आपके सामने। ज़ुबैर हंस पड़ा। इतने सालों से वो उसके साथ था, उसे सैफ के सारे असूल क़वायद अज़बर हो चुके थे। बड़ी हद तक पाबंदी भी कर लिया करता, मगर आंख बचाकर चोरी चोरी अपना गॉसिप का शौक़ भी पूरा करता था। सैफ का सेलफोन बज रहा था, वो उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। दूसरी तरफ शहवार थी। आज मैं यहाँ आई हूँ, तुम्हें बताना ज़रूरी तो नहीं, मगर बाद में पापा की उल्टी सीधी सुनने से बेहतर है कि मैं खुद तुमसे इजाज़त तलब कर लूँ। उसका वही मखसूस लट मारने का सा स्टाइल था। आज वो अपने वालिदैन से मिलने के लिए गई थी और सादिक चचा ने उसके पहुँचने पर सैफ को मुतला करना ज़रूरी समझा था। सैफ को पता था कि वो सिर्फ उन्हीं से थोड़ा सा दबती है, इसलिए ये रस्मी सा फ़ोन करने पर मजबूर हुई है। उन्हें इस बात की बहुत फ़िक्र रहती है कि मैं शोहर की इजाज़त के बगैर तो नहीं आ गई। दूसरी तरफ से वो मुस्तकिल बोल रही थी, लेकिन वो तुम्हें कोई भी नसीहत नहीं करेंगे। तुम उनकी निगाहों में इसी तरह पाक पवित्र रहोगे, तुम्हारे सारे ढके छुपे कारनामे। सैफ ने आहिस्ता से फ़ोन बंद करके साइड पर रख दिया। मसहरी के बराबर में ही छोटी सी मेज़ दीवार के साथ रखी हुई थी। उस पर दीवार के साथ टेक लगा कर रखा हुआ शीशा बरसों से ड्रेसिंग टेबल का काम दे रहा था।
अब तो पुराना भी हो चुका था और जगह जगह से पॉलिश भी मध्यम हो रही थी। फिर भी सामने दिखाई देते अक्स की जगमगाहट में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। समिया ने बालों में ब्रश फेरकर उन्हें खुला छोड़ा, हल्के से लिपस्टिक के शेड से होठों की खूबसूरती को दोबाला किया, आंखों पर सफाई के साथ लाइनर लगाया और फिर एक तारीफी निगाह खुद पर डाली। उसकी रंगत कुदरती तौर पर गुलाबी और चमकदार थी, उसे कुछ लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। फिर भी यह थोड़ी सी तैयारी भी उसे कुछ से कुछ बना देती थी। उसे अपने आप पर बजा तौर पर फ़ख्र महसूस होता था। एक इत्मीनान भरी सांस लेते हुए उसने मसेरी पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर गले में डाला और कमरे से निकल आई। अम्मी, कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उसने आवाज़ दी। यहाँ हूँ, अमीना बेगम ने किचन के छोटे से दरवाजे से झांक कर कहा। मैं रोमा के यहाँ जा रही हूँ, देर से आऊँगी। बालों में हल्के हल्के उंगलियाँ फेरते हुए समिया उनके करीब आ खड़ी हुई। अमीना बेगम ने एक गहरी निगाह उसकी खसूसी तैयारी पर डाली। कभी कभी वो उन्हें इतनी प्यारी लगती थी कि दिल पर खामखा का ही वहम तारी होने लगता था। खाने तक आ जाना, मैं तुम्हारे लिए कोफ्ते बना रही हूँ। तानिस्ता उसके चेहरे से निगाह हटाकर दोबारा अपनी हंडिया की तरफ मतवज्जा हो गई। समिया ने उस पाव भर कीमे पर नज़र डाली जिसे अमीना बेगम अभी ज़रा देर पहले ही सिल पर पीसकर फारिग हुई थी और अजीब सी शर्मिंदगी महसूस की। इतने से क्यों बना रही हैं? कम से कम आधा किलो कीमा तो मंगवा लेती। मंगवाया तो आधा किलो ही था, पर क्या फ़ायदा इतना बनाने का। बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया है, फिर किसी वक्त पका लेंगे। वो मसाला भून रही थी, दही डालकर चम्मच चलाई गई। मेरी भूख तो वैसे ही कम है और तुम्हारे अब्बा भी सालन कम ही खाते हैं। बेकार में सालन बचा पड़ा रहे, बेहतर है कि पकाया ही कम जाए। अपनी किफ़ायत शुआरी के उनके पास एक छोड़ कई जवाज़ होते थे। आपके पास कौन सी शय फालतू पड़ी रहती है? सालन अगर 2 वक्त खाकर भी बच जाए तब भी उससे जान नहीं छूटती। उसके मसाले में चावल डालकर दूसरी डिश तैयार। अमीना बेगम भी साख्ता ही हंसती। उसके हर वक्त होते एतराज़ात की अब वो इतनी आदी हो चुकी थी कि अगर इस वक्त वो उन चंद कोफ्तों पर एतराज़ किए बगैर सीधी रोमा के घर चली जाती तो उन्हें ज़रूर हैरत होती। आप और अब्बा खा लीजिएगा मेहरबानी करके, मैं तो रोमा के यहाँ कुछ भी खा लूँगी। वहाँ तो 10 चीज़ें रखी होती हैं टेबल पर। सरसरी से लहजे में कहते हुए वो वापस मुड़ गई। अमीना बेगम के लबों की मुस्कुराहट मद्धम पड़ने लगी। वो इसी तरह कोई ना कोई दिल तोड़ती बात कह जाती थी जो थोड़ी सी देर के लिए ही सही उदास तो करती थी। तभी किसी ने ज़ोर से गेट बजाया। समिया करीब ही खड़ी थी। इससे पहले कि अमीना बेगम खुद गेट खोलने आती वो आगे बढ़कर खोल चुकी थी। एक अजनबी नौउम्र लड़का 2 बड़े शापर उठाए खड़ा था। ये अकबर भाई ने भेजे हैं और कहा है कि हफ्ते तक सारे सिल जाने चाहिए। लड़के के लहजे में उजड़पन भी था और ऊपर से हुक्मिया अंदाज। समिया जैसी तुनक मिजाज के लिए ये काफ़ी से भी ज़्यादा था। तमीज़ से बात करो, यहाँ नौकर बैठे हैं तुम्हारे जो हुक्म चला रहे हो। लड़के का आगे बढ़ता हुआ हाथ वहीं का वहीं रह गया। छोटे से मामूली घर के जंग कूदता गेट के दूसरी तरफ खड़ी समिया का गुस्सा उसकी समझ में नहीं आ सका था। ऐसा क्या कह दिया था उसने? वही जो अकबर भाई ने कहा, यहाँ आकर सुना दिया। बल्कि छोटे से वक्फे में उसने खुद को बरी उज़ीमा करार दिया। मैंने क्या कहा है? काम अगर वक्त पर पूरा नहीं करना तो लेते क्यों हो? ज़बरदस्ती थोड़ी है। वो पहले से भी ज़्यादा बदतमीज़ी से बोला। छोटी सी उम्र से काम पर लगा हुआ लड़का था। लोगों से बात बात पर उलझना और निमटना दोनों ही सीख चुका था। कोई काम वाम नहीं हो रहा यहाँ, दफ़ा हो जाओ और आइंदा। अमीना बेगम लपक कर आगे आईं। क्यों उलझ रहे हो? पीछे हटो समिया। लाओ बेटा मुझे दो। एक हाथ से समिया को पीछे करते हुए उन्होंने वो 2 बड़े शापर थामे। अकबर मियाँ से कहना काम इंशाल्लाह वक्त पर ही पूरा हो जाएगा। वो बड़ी नरमी से कह रही थी। जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद बदतमीज़ी का इरादा तर्क करके उसने भी फ़ौरन ही यहाँ से चल देने में आफ़ियत समझी। अमीना बेगम गेट बंद करके वापस पलटी। समिया सामने बरामदे की छोटी सी चौकी पर बैठ चुकी थी। उसके चेहरे पर अभी तक सुर्खी सी छा रही थी। जाओ, तुम तो रोमा के यहाँ जा रही थी ना? अपने कमरे की तरफ जाते हुए उन्होंने उसे याद दिलाया। मकसद यही था कि वो मज़ीद जलने कुड़ने से बच जाए, मगर वो भला ये मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। ये अकबर कौन है? खाला कमर का भतीजा। मुख्तसर सा जवाब देते हुए वो कमरे में चली गई। समिया को उठकर उनके पीछे जाना पड़ा। आप कब से जान गई उसे कि काम भी लेना शुरू कर दिया? कमर खाला का तो हमारे घर ऐसा आना जाना भी नहीं है। अक्सर आती हैं, 2 घर छोड़कर तो उनका घर है। शापर रखते हुए उन्होंने समिया की गलतफहमी दूर करना चाहिए। उन्होंने ही अपने भतीजे के यहाँ से काम दिलवाया है। गारमेंट का कारोबार है उसका। औरतें वहाँ फैक्ट्री में जाकर काम करती हैं। हमें तो बेचारा घर पर भिजवा रहा है काम। बड़ी मेहरबानी है उसकी, वरना यूँ किसी का कौन ख्याल करता है। अमीना बेगम का लहजा तशक्कुर से पुर था। किस बात की मेहरबानी उसकी? वो हमें इन टके टके के लड़कों से बेइज्जत करवाता है, या उसकी कि वो फैक्ट्री में मिलने वाले पैसों से आधे पर आपसे काम करवाएगा?
गजब खुदा का, ये इतना बड़ा गट्ठर और सिर्फ 4-5 दिन का टाइम। समिया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और उसके सारे अंदाजे बिल्कुल दुरुस्त थे। मजदूरी फैक्ट्री से आधे पैसों पर ही तय हुई थी। अमीना बेगम की सारी उम्र घर में ही गुजरी थी। उन्हें घर से ना निकलने में ही आफियत महसूस होती थी। सो चाहे आधे पैसों पर ही सही, उन्हें हर वो काम बड़ा सहल लगता जो घर बैठे मिल जाता था। लाए मुझे दें, मैं कबर खाला के घर वापस करके आती हूँ। समिया खड़ी हुई। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, अल्लाह का शुक्र है कि वो घर बैठे रिस्क के दरवाजे खोल रहा है। अच्छा भला 400-600 का काम तो होगा ही, फारिग वक्त में आराम से कर लूँगी। उनके मुंह से आराम का लफ्ज़ समिया को अजीब लगता था। उसकी आंखें बड़े ज़ोर से जलने लगीं। जाओ, रोमा तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। रहमत बुआ का नवासा 2 बार तुम्हें बुलाने आ चुका है। उन्होंने शाह पर एक तरफ रखते हुए उसे याद दहानी कराई तो वो खामोशी से उठ खड़ी हुई। अमीना बेगम ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। कुछ بعید नहीं था जो वो अभी इस बहस तकरार में शाम कर देती। दुपट्टा सर पर ओढ़ो, उन्होंने ताकीदन कहा, मगर वो अनसुनी करते हुए आगे बढ़ गई। रोमा के घर की पिछली दीवार सामने ही से शुरू हो जाती थी। उसके साथ साथ थोड़े से फासले पर लगी मेहंदी की बाड़ वाले अहाते से गुजरते हुए उसने एक पल के लिए भी ना तो उस बेइज्जती के एहसास को खुद से अलग होने दिया जो अभी उस मामूली से लड़के के हाथों उठानी पड़ी थी, और ना ही उन 2 बड़े शापर में ठूंस ठूंस कर भरे हुए कपड़ों के ढेर को जो अभी सिलाई के मुंतज़िर थे, महज चंद 100 रुपये की खातिर। चंद 100 रुपये जिनसे ढंग से चंद दिन भी नहीं गुजारे जा सकते। एक आग थी जो अंदर मुस्तकिल ही दहकती थी। कोई अनदेखा हाथ मुस्तकिल ही जलते बुझते कोयलों को पंखा किए जाता था। बहुत सोचने पर भी उसे याद नहीं आता था कि वो कब से तपिश के उस हिसार में कैद है। शायद हमेशा से ही। बहुत दूर जा चुके बचपन के कई दिन उस सारे तकलीफते सिलसिले के आगाज़ के तौर पर याद आते थे, जब रोमा सफ़ेद नेट की फैंसी फ्राक और बॉब स्टाइल में कटे हुए बालों के साथ उसके घर आती थी। उस वक्त उसका दिल कैसे कैसे न चाहा था, मगर दोनों ही चीज़ें उस वक्त कैसी नाकाबिले दस्तरस थीं। एक बार उसके बेहद ज़िद करने पर उसके लिए सफ़ेद नेट वाली फ़्राक आ भी गई थी, प्लास्टिक के फूलों और रेशमी रिबन के साथ सजी हुई, किसी मंगल बुध बाज़ार से ख़रीदी हुई। इतनी फजूल कि अमीना बेगम के लाख खुशामद करने के बावजूद भी उसने एक बार भी उसे पहन कर नहीं देखा था। बाल कटवाने अब्बा को नापसंद थे, सो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि अमीना बेगम उसे किसी ब्यूटी पार्लर ले जाती। उसके ज़िद करने पर खुद ही कैंची से उसके बाल काट कर बराबर कर दिया करती। गो बाद में रोमा की दादी ने तो बहुत शौक़ से उसके बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे, मगर कटे हुए बाल खुद समिया की हमेशा बड़ी कमज़ोरी रहे। हवा के झोंकों के साथ नरमी के साथ बिखरते हुए कसकर बांधी हुई चुटिया भला कैसे चेहरे की दिलकशी में इजाफा कर सकती है। आज भी उसका यही ख्याल था। कॉलेज में दाखिले के पहले ही हफ्ते में उसने एक दिन वापसी में, जब रोमा उसके साथ नहीं थी, अपने बाल कटवा लिए थे। अब्बा ने उसे सामने तो कुछ नहीं कहा, मगर अमीना बेगम उससे बहुत दिन नाराज़ रही थी। वाक़यात किसी तसलसल के साथ नहीं बल्कि टुकड़ों में याद आते थे। रोमा की सालगिरहों के शानदार फंक्शन, उसका खूबसूरती के साथ सजा हुआ कमरा, अपने अम्मी अब्बा के साथ कहीं घूमने जाने के लिए गाड़ी में बैठकर उसका हाथ हिलाना, और भी पता नहीं क्या क्या। ऐसे हर मौका पर दिल में पलता हुआ एहसास महरूमी मज़ीद गहरा हुआ था। एक गहरा तज़ाद था जो उसे मुस्तकिल ही कन्फ्यूज़ किए रखता था। पैरों तले चिरमराते हुए पत्तों पर कदम रखते हुए वो कहाँ से होकर पलटी। दाहिने हाथ की तरफ घर की पिछली बाउंड्री वाल पर बोगनवेलिया के नारंगी फूल यहाँ से वहाँ तक फैले हुए थे। जहाँ से बाड़ और भी घनी होती थी, वहाँ लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा अंदर वाले अहाते में जाता था। रहमत बुआ का ख़ानदान इसी के साथ बने क्वार्टर में मुकीम था। समिया को देखते ही किसी बच्चे ने लपक कर दरवाज़ा खोला तो वो बगैर किसी तरफ देखे आगे बढ़ गई। रहमत बुआ की बेवा बेटी, जो महज दुआ सलाम करने की गर्ज से आगे बढ़ रही थी, झिझक कर पीछे हट गई। बड़ा ही नखरा है लड़की में, मजाल है जब मुस्कुराकर सलाम दुआ ही कर ले। शर्मिंदा सी होकर वो खुद बड़बड़ाई। अपने सादा दिल मालकान के मुकाबले में रोमा की ये सहेली, जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी, उन सबको ज़रा भी नहीं भाती थी। पिछले लॉन से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई वो बरामदे में आई। लंबा सा बरामदा खाली पड़ा हुआ था। थोड़े थोड़े फासले पर रखे हरे भरे पौधों से घिरा हुआ, साफ शफाफ पुरसकून सा। यहाँ कदम रखते ही बड़ी ठंडक का एहसास होता था। अगर अम्मी उस तपते हुए घर में बैठकर काम करने के बजाय यहाँ बैठकर अपना काम कर लिया करें तो। दिल में आए बेसाख्ता ख्याल को उसने खुद ही शर्मिंदा होकर झटका। ना चाहते हुए भी उनके साथ काम का ही ख्याल जुड़ता था। किचन से बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी, मगर वो उस तरफ जाने के बजाय तेज़ कदमों से आगे बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ से बेख्याली में आता हुआ हारून बमुश्किल ही उसके साथ टकराव से खुद को बचा पाया। वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम। कोई बात नहीं, समिया हल्के से मुस्कुराई। पहले से किसी को भी कहाँ कुछ पता चलता है। हाँ, ज़रा हैरत से उसने समिया की तरफ देखा।
آج گھر پر کیسے نظر آ رہے ہو؟ آفس کی چھٹی ہے کیا؟ ہارون کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بے تکلفی سے پوچھ رہی تھی۔ ابھی آیا ہوں، کسی کے ساتھ لنچ پر جانا ہے تھوڑی دیر بعد۔ وہ عادتاً اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ سمیہ کی بے تکلفی، عمروں میں فرق ہونے کے باوجود اس کا نام لے کر مخاطب کرنا ہمیشہ ہی اسے عجیب لگتا تھا۔ کون خوش قسمت ہے جنہیں تم لنچ پر ساتھ لے کر جاتے ہو؟ میں تو روما سے 10 بار کہتی ہوں کہ ہارون سے کہو ہمیں باہر کھانے پر لے چلے، تو وہ ہمیشہ کہتی ہے بھائی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ بڑی شوق سے مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس سے گلا کر رہی تھی۔ ہارون کچھ چھیپ سا گیا۔ بات ایک طرح سے تھی بھی ٹھیک، روما کو وہ 10 بار باہر لے جاتا تھا، مگر جب بھی وہ سمیہ کو بھی ساتھ لے جانے کی فرمائش کرتی تو وہ اسے صاف لفظوں میں منع کر دیتا تھا۔ حالانکہ نہ تو بدمزاج تھا اور نہ بے مروت، پھر بھی اس کی اپنی محتاط اور سادہ طبیعت مجبور کیے رکھتی تھی۔ لگتا ہے میری کمپنی زیادہ بورنگ ہے تمہارے لیے، جبھی تو وہ غضب کی قیافہ شناس تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، تم لوگ جب بھی چلنا چاہو بتا دینا۔ ہارون کو اس بار کہنا ہی پڑا، وہ بہت نرمی سے بات کرتا تھا۔ اس میں اور روما میں شکل صورت کو چھوڑ کر باقی بہت سی باتیں مشترک تھیں، اور اب جب وہ یہاں قریب کھڑا تھا تو اس کی شخصیت کی دلکشی کتنی اثر انگیز ثابت ہو رہی تھی۔ سمیہ نے کہیں اندر اس گہرے فخر کو اترتا محسوس کیا جو ہارون کے ساتھ کھڑے ہونے میں خود بخود پیدا ہو رہا تھا۔ مجھے ذرا کام ہے، روما شاید دادی کے کمرے میں ہے۔ اپنے طور پر وہ خاصی کرٹسی نبھا چکا تھا، سو اب اس کا جواب سنے بغیر تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ سمیہ وہیں کھڑی اسے دیکھی گئی جب تک وہ اسے نظر آیا۔ وہ جا چکا تھا مگر سکون کا فرحت بخش احساس ابھی بھی یہاں باقی تھا۔ سمیہ کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی جھنجھلاہٹ اب غائب تھی۔ بے عزتی کا وہ احساس جو اس لڑکے سے اس نے اپنے گھر کے گیٹ پر وصول کیا تھا، یہاں اس بڑے سارے گھر میں کھڑے ہو کر بالکل ہی بے معنی سا لگ رہا تھا۔ کیا اس گھر کے گیٹ پر کوئی بھی اس ٹون میں بات کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ اندر بڑھنے سے پہلے اس نے وہیں رک کر خود اپنے آپ سے پوچھا۔ مگر یہاں سلائی کے کپڑوں کے بھرے ہوئے تھیلے لانے کی ہمت ہی کون کر سکتا ہے بھلا؟ اپنی بے وقوفی بھرے سوال پر وہ خود ہی مسکرا دی۔ اس بار مسکراہٹ میں اس کی وہی مخصوص تلخی گھل رہی تھی۔ خوشی کے کسی بھی عارضی وقفے کو وہ خود پر زیادہ دیر طاری رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اپنی اوقات بھولنا نہیں بدلنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ محرومیوں کو چن چن کر اکٹھا رکھا جائے۔ تکلیف کا احساس جتنا شدید ہوگا، اس سے چھٹکارے کی خواہش بھی اتنی ہی زوراور ہوتی رہے گی۔ یہ اس کا یقین تھا، اور وہ اس خواہش کو توانا رکھنا چاہتی تھی اس وقت تک جب تک وہ اس گئی گزری حالت سے مکمل طور پر چھٹکارا نہ پالے۔ اس ٹھنڈے خاموش سے کوریڈور میں کھڑے ہو کر سمیہ نے ایک بار پھر اپنی ترجیحات طے کی۔ اندر سے میوزک بجنے کی ہلکی ہلکی سی مدھر آواز آ رہی تھی۔ امتحانات کے اختتام پر یہ اب فرصت کے دنوں کا آغاز تھا۔ توقیر صاحب نے زین کے رشتے کی بات ایسے ہی نہیں چھیڑی تھی۔ ان کا ارادہ مصمم تھا، سو اٹھتے بیٹھتے اسی ایک نیک خواہش کا ذکر جاری رکھتے۔ تقریباً سارا وقت گھر پر گزارتے تھے، تو اس ذکر میں اور بھی روانی آتی جا رہی تھی۔ زین کی شادی ان کے حواسوں پر طاری ہوتی جا رہی تھی۔ زین اور زارا تو پھر بھی بچے رہتے، اصل مشکل سے تو حسنہ بیگم دو چار تھیں۔ وہ نہ تو کوئی کمرہ بند کر کے بیٹھ سکتی تھیں اور نہ ہی بے سبب گھر سے نکل سکتی تھیں۔ ان کے پاس توقیر صاحب کو اگنور کرنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں تھا، سو چپ چاپ سنے جاتی۔ شروع میں چند بار اعتراض اٹھایا تھا تو انہوں نے یکسر مسترد کر دیا تھا۔ توقیر صاحب کے خیال میں زین کی شادی کے لیے ان کے خاندان سے ہٹ کر کوئی دوسری چوائس ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ایسی لڑکیاں زمانے بھر میں ڈھونڈو گی بھی تو نہیں ملیں گی۔ آخر اسی خاندان سے رضا جیسا قابل داماد بھی تو ملا ہے تمہیں، ورنہ اگر باہر دیکھتی تو یوں ہی کوئی چند ہزار کمانے والا ملتا۔ یہ تو ہمارے ہی خاندان کے لڑکے ہیں جو اس قدر ہائی سٹینڈرڈ کو چھو رہے ہیں۔ ان کی خود ستائی نئی نہیں تھی، مگر اب اتنے عرصے بعد زیادہ تکلیف دینے لگی تھی، یا پھر شاید خود حسنہ بیگم کی اپنی قوت برداشت کم ہو چکی تھی۔ صبر کا ٹھنڈا گھونٹ جو انہوں نے ہمیشہ ہنس کر پیا تھا، اب گلے میں اٹکنے لگا تھا۔ زارا انہیں سمجھاتی تھی کہ جو کچھ جواب دینا ہے خود زین دے دے گا، وہ کسی بحث و تکرار میں نہ پڑے، مگر کسی وقت تو انسان بول ہی پڑتا ہے، سو وہ بھی ہزار ضبط کے باوجود کہیں نہ کہیں بول ہی پڑتی۔ توقیر صاحب انہی چند باتوں کو لے کر تل ملائے ہوئے تھے۔ اصل میں تم خود نہیں چاہتی کہ زین کی شادی یہاں ہو، اسی لیے زین بھی کوئی دلچسپی نہیں لے رہا ہے۔ تم نے ہمارے خاندان کو کبھی دل سے اپنا سمجھا ہی نہیں حسنہ بیگم۔ ابھی کل ہی کافی دیر وہ اپنی بڑی بہن کے پاس بیٹھ کر آئے تھے اور ہو بہو انہی کے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ حسنہ بیگم لاؤنج میں گوشت میں ڈالنے والی سبزی لیے بیٹھی تھی، بنا کوئی تردید تصدیق کیے اپنا کام کیے گئیں۔ ساری عمر گزر جانے کے بعد بھی لوگ اپنے نہیں بنتے، یہ بات انہوں نے اب ساری عمر گنوا دینے کے بعد جانی تھی۔ کیسی ماں ہو تم؟ اکلوتے بیٹے کے لیے کوئی ارمان تمہارے دل میں نہیں؟ مائیں تو جوتیاں گھسوا لیتی ہیں بہو کی تلاش میں، اور تم ہو کہ آرام سے بیٹھی ہو ہر ذمہ داری سے لا تعلق ہو کر۔ آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے مجھے؟
बहुत देर बाद उन्होंने इस तरह पूछा जैसे यूं ही किसी को टाला जाता हो। अब क्या करोगी? सब कुछ तो बड़ी आपा कर चुकी हैं। लड़की बहुत अच्छी है, किसी दिन चलकर तुम भी देख लो। तौकीर साहब गोया मुंतजिर ही थे। करीबी अजीज़ हैं, किसी किस्म के एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम मिलोगी तो दिल खुश हो जाएगा। इतने दिन की तमहीद का नुक्ता इख्तिताम यही था। आपके ख़ानदान की है तो जाहिर है कि अच्छी ही होगी, फिर मैं क्यों एतराज़ करूँगी। उनके दिल को धक्का तो लगा था, मगर अभी तक ये इत्मीनान था कि ज़ैन खुद राज़ी नहीं होगा किसी तरह भी। उसे ख़ानदान की सारी लड़कियां एक जैसी लगती थीं, बेवकूफ़ और फैशन की मारी हुई। चलो शुक्र है तुम्हारी समझ में ये बात भी आई, वरना मैं तो तुमसे खासा मायूस होता जा रहा था। वो जो उनकी तरफ से मुस्तकिल ही शदीद मुखालफत का यकीन लिए बैठे थे, न अपनी हैरत पर ना काबू पा सके और ना खुशी पर। फिर सोच क्या रही हो? आज शाम को ही आप बड़ी आपा के साथ उन लोगों के यहाँ हो आओ। हमारी वालदा मरहुमा की तरफ से रिश्तेदारी होती है उन लोगों से। बड़ी आपा ज़्यादा अच्छी तरह रिश्तेदारियों को समझती हैं, वही तुम्हें सही बता सकेंगी। ज़ैन लाउंज में उस वक्त दाखिल हुआ था जब ये बातचीत बिल्कुल आखिरी मराहल में थी, और आजकल उसकी शादी का जिक्र घर में इस तसलसल के साथ जारी था कि वो उस आधी अधूरी बात से ही असल बात ले उड़ा था। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, और अब्बू, वो ख़ास तौर पर उनकी तरफ मुड़ा। मैंने पहले भी आपको मना किया था, प्लीज़ इस बात को अभी मत छेड़ें। गोया उसने बहुत नरमी से कहा, मगर वह हस्ब आदत गुस्से में आने लगे। मतलब क्या है तुम्हारा? हमारा कोई हक नहीं है तुम पर जो हम तुम्हारे बारे में कोई फ़ैसला भी नहीं कर सकते। साफ साफ कहो कि हम इस काबिल ही नहीं समझते कि। हुस्ना बेगम ने होंठों पर आती मुस्कुराहट को बमुश्किल दबाया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है अब्बू। बात सिर्फ इतनी है कि मैं अभी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा, और जब मुझे शादी करनी होगी तो खुद आपको बता दूंगा। ज़ैन को कहीं जाने के लिए देर हो रही थी, मगर तौकीर साहब के पास कोई किस्सा जल्दी मुख्तसर नहीं हो पाता था। बात से बात निकालते तो निकालते ही चले जाते। ज़ैन को भी पे दर पे उनके कई सवालों का जवाब देना पड़ा। एक लंबी सी मानी खैर सांस भरते हुए वो आखिरकार किसी नतीजे पर पहुंच ही गए। साफ कहो कि अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हो, कोई लड़की वड़की पसंद कर रखी है। वो इतने यकीनी लहजे में उससे तस्दीक चाह रहे थे कि हुस्ना बेगम भी जब सब्ज़ी की बास्केट उठाकर किचन का कसद कर रही थी वापस बैठ गई। मैंने ये तो नहीं कहा। पहली बार वो ज़रा बौखलाता हुआ महसूस हुआ। तौकीर साहब की निगाहें उसके चेहरे पर जमी रही थी। अभी नहीं कह रहे तो तुम्हारी अपनी कोई मसलहत होगी, वरना फ़ैसला तो तुम कर चुके हो। यकीन और गुमान के बीच बीच रहते हुए उन्होंने हवा में तीर चलाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस अभी रहने दें ये सब। वो कहता हुआ तेज़ी से बाहर निकल गया। फूफा की बात बीच में ही रह गई। तुमने कहीं कोई और ख्याल तो ज़ैन के दिल में नहीं डाल दिया? उनकी खोजती हुई निगाह अब हुस्ना बेगम के चेहरे पर थी। उनका दिल बड़े ज़ोर से धड़का। तौकीर साहब का इशारा समझने में उन्हें बस पल ही लगा था। तौबा करें, मैंने कभी अपने बच्चों को इस तरह सिखाया पढ़ाया है जो अब करूँगी? वो उनकी इस तरह की बातों की आदी थी, सो अब ऐसा अफसोस भी नहीं होता था। हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने अपनी बात दोहराई भी नहीं। हुस्ना बेगम ने मौका गनीमत जाना अपना सामान समेट कर फिर उठ खड़ी हुई। एक उचटती हुई निगाह उन्होंने तौकीर साहब पर डाली। वो किसी गहरी सोच में गुम थे। इतनी सोच विचार के बाद वो मालूम नहीं क्या खोज कर निकालने वाले थे। उनकी अभी अभी की जाने वाली क्यास आराई भी बड़ी गजब की थी। हुस्ना बेगम का दिल अभी तक बड़े अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। खुदा करे कि ऐसा ही हो। क्या खबर उनका अंदाज़ा दुरुस्त ही हो। उनके दिल में कुछ उम्मीदी सर उठाने लगी थी। अगर ऐसा हो जाए तो शायद खुद उनकी अपनी खुशकिस्मती में कोई शक बाकी ना रहेगा। अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं था, फिर भी उम्मीद का जो सिरा उनके हाथ में आया था वो भी क्या कम था। दिन कब का चढ़ चुका था। सवेरे सूरज की जो रोशनी बड़ी नरमी से उस छोटे से 2.5-4 पाई वाले आंगन में उतरी थी, अब धूप की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। दिन गर्म हो चुके थे। मुख्तसर सा घर था। छोटे से बरामदे को पार करके धूप सामने वाले कमरे की खिड़की पर थोड़ी ही देर बाद चमकने लगती। जमीला बेगम ने एक उकताहट भरी जमाई ली और फिर उठकर खड़ी हो गई। आँख तो बड़ी देर से खुली हुई थी, मगर बिस्तर पर देर तक पड़े रहने की आदत आलकसी में मुब्तला रखती थी। खिड़की से धूप अंदर तक आ रही थी। इधर उधर निगाह दौड़ाई और एक पलंग पर से चादर खींचकर खिड़की से ऊपर लगी रेलिंग पर बमुश्किल टिकाई। उसका भारी भरकम वजूद इतनी सी मुशक्कत उठाकर ही हाँफने लगा। कुर्सी पर चढ़कर खुद को बैलेंस करना आसान नहीं था, सो उतरी तो साथ ही कुर्सी भी एक आवाज़ के साथ गिर पड़ी। तहमीना की आंख इस बेहंगम शोर की वजह से खुली। क्या मुसीबत है आखिर, सुबह ही सुबह? 11:30 बज रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए इस मनहूस खिड़की पर पर्दा बांध रही थी जो ये पाँव मुड़ा है। वो उससे भी ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगी। 11:30 बज गए। बंद होती आंखों को बमुश्किल खोलकर उसने सामने दीवार पर लगी घड़ी पर वक्त देखा। 11:25। टाइम तो सही है ना इसका? उसने दोबारा आंखें बंद कर ली थी।
ठीक ही होगा, यहाँ कौन सा गाड़ी छूट रही है किसी की जो मिनट मिनट का हिसाब रखा जाए। हर एक की शाही सवारी है, जब जी चाहे जाए, जब जी चाहे आए। उफ। तहमीना ने उकताकर करवट बदली। इतने छोटे से सवाल का इतना लंबा जवाब। दरवाज़ा बंद मत करें, मैं बस उठ रही हूँ। अपने पीछे उसे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई तो ज़ोर से कहना पड़ा। चंद मिनट यूं ही सुस्ती उतारने में लगे। आज करने के लिए कुछ ऐसा खास नहीं था। वही लगा बंधा हमदानी प्रोडक्शन के ऑफिस में जाकर बैठना था, जहाँ वो दोनों बलाएं यकीनन पहले से आकर बैठी होंगी। उसने सबा और शीना को याद किया, जिनका हमदानी पर कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। इन दोनों का ख्याल भी उसे अपसेट करने के लिए काफ़ी रहता था, सो मौजूदगी तो नाकाबिले बर्दाश्त होती ही थी। वो अब हमदानी के ऑफिस में ज़्यादा देर बैठ ही नहीं पा रही थी। जल्द ही किसी न किसी बहाने उठ जाती। वहाँ उसे रोकने की कोई कोशिश भी नहीं करता। सबा ने तो एक बार साफ लफ्ज़ों में कहा कि इस मौका पर उसका यहाँ होना ज़रा भी ज़रूरी नहीं। फिर भी वो हमदानी की खातिर तकरीबन रोज़ाना ही पहुँच रही थी। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। काम के आदमियों में वो पहला था जो उसकी मुट्ठी में आ सकता था। इतना भरोसा तो उसे खुद पर था ही। चंद मिनट काहली से करवटें बदलकर आखिर वो उठ खड़ी हुई। बाहर आई तो जमीला बेगम पैर पर आयोडेक्स मल रही थी। पर्दा क्यों नहीं डाल लेती खिड़की पर? रोज़ाना का यही मसला रहता है चादर बांधने का। पैर अच्छा खासा दर्द कर रहा था, ऊपर से ना कोई हमदर्दी ना तसल्ली, बल्कि मज़ीद कोताही जताई जा रही थी। जमीला बेगम का दिल जलकर खाक होने लगा। बहुत पैसा रखते हो दोनों बाप बेटी मेरे हाथ पर, जो मैं इस शीश महल में पर्दे लगाऊंगी। तीनों वक्त का चूल्हा जल रहा है, शुक्र करो ये भी। और ये 3 वक्त का चूल्हा किसके दम से चल रहा है ये भी याद कर लिया करो अम्मा। वॉशरूम की तरफ जाते हुए तहमीना ने बिना मुड़कर देखे याद दिलाया। सब याद है, बेफिक्र रहो। औलाद की कमाई खाना आसान थोड़ी है। तुम्हारे सदके सबका पेट भर रहा है, ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। हालांकि वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हो चुका था, मगर वो उसी तरह बोलती बोलती किचन में चली आई। तहमीना नहाकर निकली तो नाश्ते की ट्रे उसकी मुंतज़िर थी। घी में तरबतर पराठा और रात को होटल से मंगाया हुआ सालन। अम्मा, वो झिझलाते हुए किचन के दरवाजे में आ खड़ी हुई। ये खाती हूँ क्या मैं? मेरे पास तो यही था और यही सब ने खाया है। बड़ी बेएतनाई से जमीला ने भी जैसे हिसाब बराबर किया। मैं सब जैसी नहीं हूँ, तुम्हें भी पता है। कोने वाली दुकान से डबल रोटी और अंडे मंगवा लो किसी से। वो ट्रे वहीं स्लेब पर रख कर मुड़ने लगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं? वो बहुत हैरत से बोली। अभी इस हफ्ते में मैंने 5,000 दिए थे तुम्हें अम्मा। क्या करती हो इतने पैसों का? आग लगाती हूँ तेरे पैसे को। मत दिया कर, मुझे बड़ा एहसान है मुझ पर। महंगाई का आलम देखा है, होश उड़े जा रहे हैं। इस दौर में 5 आदमियों का जहन्नुम 5,000 में नहीं भरता। जमीला नाकिसुल अकल औरत थी। एक फितरी घरेलूपन जो आम औरतों पर पाया जाता है उसमें नापैद था। सलीका, तरतीब, सोच समझकर खर्च करना ना उसे खुद कभी आया था और ना ही आगे बेटियों में ये सिफात आ रही थी। काम शुरू नहीं हुआ है, हमदानी से कहाँ तक एडवांस लिए जाऊँ? थोड़ा सा हाथ खींच कर खर्च करो अम्मा। अभी तो मेरे पास कोई दूसरा काम है भी नहीं। वो अंदर से अपना पर्स लिए आ रही थी। जिप खोलकर जब उसने 100 रुपये का नोट निकाला तो जमीला बेगम ने कन आँखियों से अंदर की पोजीशन भांप ही ली। तहमीना के पर्स में अभी भी अच्छे खासे पैसे तो थे ही। कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है, कैसे कहाँ इतना रुपया उड़ाती है। दिल ही दिल में खोलती हुई वो मुट्ठी में नोट दबाकर दरवाजे में जा खड़ी हुई। सामने थड़े पर 2-4 लड़के हर वक्त ही दरवाजे के सामने खुलजा सिमसिम की सी उम्मीद लिए बैठे रहते थे। फौरन ही उठकर पास आ खड़े हुए। क्या बात है आंटी, कोई काम है क्या? खुश मिजाजी से पूछते हुए उन तीनों ने जमीला बेगम के फरबा वजूद के पीछे से झांकते हुए सहन में निगाह दौड़ाई। परे हटो, सर पर क्यों चढ़े आ रहे हो? एक ज़रा सा काम है, मैं खुद भी कर लूँगी। वो उन सबकी नीयतों के हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, मगर एक जाना बूझा सा तगाफल बरतती थी। नहीं आंटी, आप क्यों तकलीफ़ करती हैं? हम हैं ना, बताएं क्या मंगवाना है। इस बार पहले से भी ज़्यादा इसरार था। जमीला ने जैसे बादल नखास्ता 100 का नोट सबसे बेहतर हुलिये में दिखते लड़के की तरफ बढ़ाया। 1 दर्जन अंडे, 1 बड़ी डबल रोटी, दूध का 1 लीटर वाला टेट्रा पैक, चाय का पैकेट, 1 मक्खन की टिकिया। बताए गए सामान की मालियत 100 रुपये से कहीं आगे पहुंच रही थी। ठहरो, मैं थोड़े पैसे और दे दूं। जब वो लड़के पैसे लेकर मुड़ रहे थे तब जमीला ने कुछ इस तरह जाहिर किया जैसे ये ख्याल उसे अभी अभी आया है। कोई बात नहीं आंटी, बाद में देख लेंगे, पैसे हैं मेरे पास। वो सड़क छाप हीरो ऐसे फ़ख्र से मुस्कुराए जैसे ज़माना उसके कदमों तले ही तो है। अच्छा चलो ठीक है, मगर देखो जल्दी आना, तहमीना को देर हो रही है। फिक्र ही नहीं करे, अभी गए और अभी आए। उन तीनों की मुस्तैदी देखने के काबिल थी। जमीला बेगम मुस्कुराती हुई दरवाजे से वापस अंदर मुड़ गई। सुबह ही सुबह कुछ फ़ायदा हुआ। उसका मूड अच्छा होने लगा। उसे पता था कि लड़के अब वो सारी चीज़ें लाएंगे जो उसने उन्हें बताई हैं, भले उन्हें आपस में चंदा ही क्यों ना करना पड़े।
इस किस्म के कंट्रीब्यूशन करने के अब तक वो आदी भी हो चुके थे। जमीला आंटी को खुश करना उन सब के लिए अहम होता था। वो आखिर को तहमीना की वालदा थी। तहमीना उस लोअर क्लास आबादी का सबसे नुमाया नाम था। उन जैसे घरों से निकलकर वो शोबिस के आसमान पर सितारा बनकर चमकने वाली थी। उसका इक्का दुक्का ऐड पूरे मोहल्ले में बड़े जोशो खरोश के साथ देखा जाता था और सबको पता चल चुका था कि वो बहुत जल्द किसी ड्रामे की शूटिंग के लिए मुल्क से बाहर जाने वाली है। वो सब बाजमात उस पर मरते थे। अब से नहीं बल्कि सालों से। उस वक्त जब वो एक नो मर्जी लड़की के रूप में अपने अनोखे स्टाइल और नित नए फैशन की वजह से यहाँ सबसे अलग दिखना शुरू हुई थी, और अब जब वो किसी को यहाँ निगाह उठाकर देखने की भी रवादार नहीं थी। वो सारे नाकाम आशिक उसकी वालदा की खुशनुदी पर ही इन्हसार करते थे। तहमीना के मुतल्लिक सारी मालूमात उन्हें जमीला बेगम के तवस्सुत से ही मिलती थीं, जो वह बज़ाहिर बड़े सरसरी से अंदाज में उन्हें पहुंचा दिया करती थी। तहमीना के सेल फोन की बेल हो रही थी। जमीला बेगम ने तहमीना को उठकर अंदर कमरे में जाते देखा। उसका पर्स वहीं कुर्सी पर अभी भी पड़ा था। चूल्हे की आंच हल्की करके वो तेजी से बाहर आई। तहमीना के बोलने की आवाज़ बाहर आ रही थी। लम्हे भर के लिए उसने ज़रा तवक्कुफ करके उसके फ़ौरन बाहर ना आने का यकीन किया और अधखुली जिप में से तेज़ी से एक हरा नोट उड़ाया और तोड़ मोड़ कर अपने गिरेबान में रख लिया। पूरे 500 रुपये। नोट की गर्मी उसे दिल में उतरती हुई महसूस हुई। पैसों से ज़्यादा उसे कोई चीज़ प्यारी नहीं थी। उसे पैसे जमा करना नहीं बल्कि खर्च करना अच्छा लगता था। 500 रुपये पास आते ही फ़ौरन लान का नया सूट प्रोग्राम में शामिल हो चुका था। लड़के सामान लेकर आ चुके थे। जमीला बेगम ने एक तयशुदा सी मुस्कुराहट के साथ उनसे अपना सारा फरमाइशी सामान वसूल किया। अगर टैक्सी वगैरह मंगवानी हो तो आंटी, वो जिसने नोट जमीला बेगम के हाथ से पकड़ा था ऐसे जिम्मेदारी से पूछ रहा था जो किसी रिश्ते के हक से हासिल होती है। हाँ देखो अभी तहमीना का क्या प्रोग्राम है, क्या पता उसे कार लेने आ जाए। जमीला का लहजा फखरिया था। ये बात भी ठीक है। वो तीनों वापस अपनी जगह पर जाने के लिए मुड़ने लगे। तभी जमीला बेगम ने उनमें से एक के हाथ में थमा आज का ताज़ा अखबार देखा। मुन्ने ज़रा ये अखबार तो दिखाना, अभी पढ़कर वापस कर दूंगी। हाथ बढ़ाकर अखबार लेते हुए उसने जवाब सुनने की भी ज़रूरत नहीं समझी। दरवाज़ा खटाक से बंद हो चुका था और वह जिसे मुन्ना कहा गया था दोस्तों की दबी दबी सी हंसी के साथ अपना ठीक ठाक मजाक उड़वा रहा था। तहमीना की बात ख़त्म हो चुकी थी और अब उसका मनपसंद नाश्ता भी सामने था। फिर भी वह जमीला बेगम को रियायत देने के लिए तैयार नहीं थी। मैं फिर कह रही हूँ अम्मा, थोड़ा सा हाथ खींच कर रखो। अभी जब तक ठीक ठाक आमदनी शुरू नहीं होती हमें थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। मक्खन को पीछे करते हुए उसने सादा स्लाइस पर अंडे का टुकड़ा रखा। आमदनी तो अच्छी खासी हुई थी, मगर तुमने तो सारे पैसे अपने कोर्सों और कपड़ों पर उड़ा कर रख दिए। पर्सनल ग्रूमिंग के जितने कोर्स उसने किए थे जमीला बेगम के नज़दीक सारे के सारे एकदम फालतू थे। तहमीना के 10 बार समझाने के बावजूद भी वो इन चीज़ों की अहमियत को नहीं समझ सकी थी जो उसकी बेटी की शख्सियत में नुमाया तब्दीली लाए थे। थक हार कर अब तहमीना ने इस एतराज़ का जवाब देना ही छोड़ दिया था। मैं जो कह रही हूँ बस वो ध्यान से सुनो। क्या ज़रूरत थी कल खाला को 1000 रुपये उधार देने की? मुझे तो मैना ने बताया रात को। वो खफा होने लगी। सुना है कि रात और दोपहर दोनों वक्त का खाना खा कर गई हैं। सारे बच्चों के साथ तुमने खाना भी फिर बाहर से मंगवाया। दोनों वक्त कुछ पका ही लेती। मैना की दी हुई तफसील 100% दुरुस्त थी। जमीला बेगम ने दिल ही दिल में छोटी बेटी को खूब सुनाई। बदजात चुगलखोर कहीं की। ज़रा सी बात में 2000 तो रात ही खर्च हो गए होंगे। खाला को साफ मना कर देना चाहिए था तुम्हें। अच्छा बस, मुझे भी अकल है कि क्या करना है और क्या नहीं। जमीला बेगम ने बेजारी से हाथ हिलाया। नसीहत फसीहत सुनने की उसे भी आदत नहीं थी। 1000 रुपये की खातिर क्या अपनी नाक कटवाती? क्या कहती मेरी बहन? ये औकात है जमीला आपा की। बेटी टीवी स्टार बन गई है और ख़ुद वही फटीचर की फटीचर। 1000 रुपये भी नहीं दे सकी। और ये जो मैना इधर की उधर करती रहती है, पका लेती खुद खाना। मुझसे तो इस गर्मी में 10 आदमियों का खाना पकता नहीं, साफ बात है। वो बेपरवाही से कहती हुई उठ खड़ी हुई। बेटी के पर्स में दिखाई दिए नोटों ने तबीयत में मज़ीद बेफिक्री पैदा कर दी थी। ऐसे नहीं चलेगा अम्मा, सारा पैसा एडवांस में नहीं मिलता। वो तो हमदानी ज़रा कंट्रोल में है तो रुपए पैसे की इतनी परवाह नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा पैसे हमने पहले ही ले लिए तो ड्रामे के आखिर में हमें क्या मिलेगा? वो खुद भी ज़्यादा फिक्रे पालने की आदी नहीं थी, मगर अब फोकस्ड रहने की शऊरी कोशिश कर रही थी। मिल जाएगा पैसा भी, बहुत करम फरमा मिल जाते हैं अल्लाह के करम से। तहमीना को अपनी माँ कभी कभी बिल्कुल फिल्मी अदाकाराओं की माँ और नानियों जैसी लगने लगती थी। हालांकि माँ का माजी बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वो शदीद गुर्बत में पली थी और सारी ज़िंदगी हिर्स और तमा का शिकार रही थी। थोड़ी सी फारिगुल बाली जो पिछले कुछ अरसे से उसकी ज़िंदगी में आई थी वो बेटी के तवस्सुत से ही थी। मुझे तो सबसे पहले इस मनहूस घर को छोड़ना है। किसी ढंग की जगह कोई छोटा सा अपार्टमेंट मिल जाए तो मेरी सबसे बड़ी टेंशन दूर हो जाए।
यहाँ का तो पता भी छुपाना पड़ता है किसी गुनाह की तरह। चाय का कप उठाते हुए उसने माँ को शरीके हाल किया। जमीला बेगम की समझ में उसकी बहुत सी बातें नहीं आती थी। उसमें एक ये भी थी, घर को छुपाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ कि अपने सब मिलने मिलाने वालों को बुलाया करो, उन्हें पता चले कि तुमने कितने ख़राब माहौल में रहकर इतनी तरक्की की है। क्या खबर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहम खाकर रहने की कोई जगह तुम्हें ही दे दे। जमीला बेगम ने बचपन से लोगों को अपने घराने पर रहम खाते देखा था और इस रहम के इवज़ मिलने वाली आसानियाँ उन्होंने वसूल भी की थी। सो उन्हें यही सीधा साधा फार्मूला समझ में आता था। तुमसे तो बात करनी भी फजूल है अम्मा। तहमीना ने बेइख्तियार अपने माथे को छुआ। अब वो ज़माना नहीं है अम्मा। अब लोग अपनी असलियत को नहीं जाहिर करते जब तक वो जाहिर करने के काबिल ना हो जाए। अब खुद को नीचा दिखाना किसी को मंजूर नहीं। लोग जो नहीं होते खुद को वैसा जाहिर करते हैं और दूसरों को उस पर यकीन करने पर मजबूर करते हैं। अगर एक बार लोग मुझ पर रहम खाने लगे तो फिर हम सारी ज़िंदगी यहीं बैठे रह जाएंगे, ये समझ लो। जो तुम्हारी मर्ज़ी। वो बड़बड़ाती हुई उठ खड़ी हुई। एक लफ्ज़ जो समझ में आया हो। जाना हो तो बता देना, मैं टैक्सी मंगवा दूंगी, किराया भी नहीं देना पड़ेगा। ख्वामखा रोज़ाना अपने 1500 खर्च कर रही हो। जमीला बेगम ने उसे थोड़ा सा बेनिफिट दिलवाने का इरादा किया। अभी अभी उड़ाए गए 500 रुपये इस तरह खुद पर भी जायज़ हो रहे थे। मुझे नहीं जाना टैक्सी में। थोड़ी देर बाद सामने पड़े अखबार के सफ़ात को उलट पलट करते हुए वो बेजारी से मना कर रही थी कि बात अधूरी ही रह गई। अखबार के शोबिस से मुतल्लिक सफ़े पर शाया तस्वीर बड़े नुमाया रुख से ली गई थी। सैफुल इस्लाम और शहवार सैफुल इस्लाम। उसने धीरे से तस्वीर के नीचे लिखे हुए नाम पढ़े और एक बार फिर बड़ी हैरत से उस तस्वीर को देखा। मामूली सी शक्ल की औरत जिसकी बेहंगम सी शख्सियत उसे बिल्कुल ही नाकाबिले तवज्जो बना रही थी, बेनियाजी के साथ सैफुल इस्लाम के साथ खड़ी थी। दोनों की शख्सियत का तजाद उस तस्वीर में भी नुमाया हो रहा था और आज पहली बार उसने उन दोनों को साथ देखा था। एक गहरी सांस लेते हुए तहमीना ने उस औरत की किस्मत पर रश्क किया। पता नहीं क्यों अब तक वो यही समझती रही थी कि सैफ की बीवी कोई बेहद हसीन औरत है जो उसे दूसरी औरतों से बिल्कुल बेनियाज किए हुए है। आज ये गलतफहमी यकसर दूर हो रही थी। दादी किसी काम से रोमा के कमरे में आई थी। वो वहाँ नहीं थी। पता नहीं वॉशरूम में थी या बाहर कहीं। वो उसे ना पाकर फ़ौरन ही मुड़ने लगी थी कि निगाह साइड टेबल पर रखे कार्ड पर पड़ी। खुश रंग चमकता दमकता लिफाफा अंदर का मजमून बाहर से सुना रहा था। दादी बेसाख्ता वहीं बेड पर बैठकर अंदर का कार्ड पढ़ने लगी। किसी खुशबख्त ने अपनी प्यारी बेटी की विदाई की खुशखबरी सुनाई थी और शिरकत की दरख्वास्त थी। उन्हें याद आया कल जब वो हारून के साथ किसी की अयादत के लिए गई थी तो वापसी पर रोमा ने बताया था कि उसकी किसी सहेली की वालदा शादी कार्ड लेकर आई थी। उस वक्त वो थकी हुई थी, इतनी तवज्जो नहीं दे सकी थी। रोमा की सुनाई गई लंबी चौड़ी तफसील के जवाब में बस हूँ हाँ करके रह गई थी। पर अब जो ये खुशी से लबरेज रंग भरा कार्ड हाथ में आया था तो दिल फिर उस मानूस सी कैफियत में मुब्तला हो रहा था। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब वो भी खुशकिस्मती की इस म्यार को छुएंगी और फ़खरिया आधे शहर में रोमा की शादी के कार्ड बांटती फिरेंगी। उनके दिल से एक ठंडी सांस निकली और लबों को छू गई। रोमा के इम्तिहान ख़त्म होने के बाद ये तीसरा कार्ड था जो आया था। क्लास की मंगनी और निकाहशुदा लड़कियों की शादियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। चंद एक कार्ड मिलने जुलने वालों के हाथ से भी आए रखे थे। दादी को तो कभी कभी ऐसा लगता था जैसे इस सीज़न में सारे कमारे ही निमट जाएंगे। लोगों को भला कैसे खटाखट मुनासिब रिश्ते मिल जाते हैं। सभी लड़कियां तो हूर परियां नहीं होती। वो वहीं बैठे बैठे सोच में घिरने लगी। क्या कमी है यहाँ? नेकी, शराफत, देने के लिए ढेर सारा जहेज़। बल्कि हारून ने तो रोमा के नाम से जायदाद भी खरीद रखी है 2 साल पहले। सारी बात बस रोमा की रंगत पर आकर अटक जाती है। वो दुनिया की आखिरी लड़की तो नहीं जिसकी रंगत गहरी है और वो हुस्न के मुरवजा मेयार को नहीं छूती। तो जब बाकी सबकी शादियां बखैर खूबी होती जा रही हैं तो रोमाना के मसले को भी हल होना ही है। रिश्ते वाली बुआ को मज़ीद मराआत देने का इरादा उन्होंने यही सोच कर बांधा। शादी दफ्तरों की शोहरत से वो खाइफ थी और वहाँ जाने का ख्याल भी घबराहट पैदा करता था। सो बुआ पर इन्हसार करना उनकी मजबूरी थी। अरे दादी, आप यहाँ बैठी हैं? बाहर से आती रोमा ने उन्हें अपने कमरे में बैठा देखकर ज़रा हैरत से पूछा। कोई काम था मुझसे? हाँ, दादी यूं ही खाली खाली आंखों से उसे देखे गईं। सच्ची बात तो ये कि उन्हें भूल ही गया था कि वो यहाँ क्यों आई थी। रोमा ने उनके हाथ में थमा कार्ड देख लिया था। वो दादी की शादी ब्याह के मामलात में दिलचस्पी से वाकिफ़ थी। बखुशी तफसील सुनाने लगी। यास्मीन की शादी का कार्ड है दादी। कल मैंने बताया था ना, इम्तिहानों से पहले उसका निकाह हुआ था और अब। हाँ, बताया था कल तुमने। हल्की सी बेजारी के साथ उन्होंने रोमा की बात काटी और कार्ड बेड पर एक तरफ डालकर उठ खड़ी हुई। मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलना, हारून ने टाइम ले रखा है। तुम चली चलोगी तो उसे अपना काम छोड़कर नहीं आना पड़ेगा। दादी हारून की मसरूफियत के हवाले से बहुत हसास रहती थी।
रोमा उनसे अपनी दोस्तों की शादी के फंक्शन को डिस्कस करना चाह रही थी, मगर दादी को इस वक्त सबसे ज़्यादा यही मौजू खल रहा था। कपड़ों के लिए परेशान होने पर कहने लगी, पहन लेना कुछ भी, अभी से घबराहट सवार करने की क्या ज़रूरत है। पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तो वही बात हुई ना। वह उकताए हुए अंदाज में कहती हुई कमरे से निकल गई। चंद लम्हों के लिए तो रोमा बिल्कुल खामोश सी खड़ी रह गई। दादी की चिड़चिड़ाहट और उनकी खफकी को आम तौर पर वह यूं ही सरसरी से अंदाज में लेती थी, मगर किसी किसी वक्त दिल बड़े अजीब अंदाज से टूटता था। यास्मीन की शादी के कार्ड के साथ आई घबराहट का ही असर था, जो 100 पहर के सोए सोए से वक्त में रिश्ते वाली बुआ की हंगामी आमद मुमकिन हो पाई। 3 दिन से घुटनों के दर्द ने बेहाल कर रखा है। घर में कैद, ना कहीं आने की और ना जाने की, मगर आपके बुलावे पर रहा नहीं गया। मालूम नहीं किस तरह खुद को खींच कर यहाँ तक लाई हूँ। वो गेट से ही अपना पर्स और चादर संभालती हालत ज़ार बयान करती आ रही थी। वो खासी पुरहंगाम खातून थी और यह मुमकिन नहीं था कि उनकी मौजूदगी में अतराफ में हलचल का एहसास ना पैदा हो। गेट तक तो वो अच्छी भली चलकर ही पहुंची थी, मगर गेट से दादी के कमरे तक रहमत बुआ के नवासे के सहारे आईं। ज़रा भी हिम्मत नहीं थी कि पलंग से पाँव भी नीचे रखूं, मगर आपका इसरार था कि अभी आओ, तो मोहब्बत में जैसे तैसे हिम्मत कर ही ली। बस मैं इतना रश के खड़े होने की जगह नहीं। जब तक वो आराम से बैठ ना गई, मुस्तकिल ही बोले गई। दादी को अपने अलावा किसी का भी ज़्यादा बोलना खलने लगता था। बस के जिक्र पर और चिढ़ गई। जब मैं तुम्हें हमेशा टैक्सी का किराया देती हूँ तो बस में आने की क्या ज़रूरत है, लेकिन तुम पर तो कंजूसी सवार रहती है हर वक्त। वो बुरा मनाने के बजाय बड़े ज़ोर से हंस पड़ी। हम गरीब ऐसी कंजूसी ना करें तो गुजारा कैसे हो। महंगाई होश उड़ाई देती है। आप जैसे सरपरस्त सलामत रहें तो रोज़ी रोटी का आसरा बंधा हुआ है। खैर, अब ऐसी बुरी हालत भी नहीं तुम्हारी। सैकड़ों रिश्ते करा चुकी हो, अब भी महीने में कितनों को निपटा देती होगी। पैसों की क्या कमी तुम्हें। उन्होंने बड़ी सोची समझी आह भरी। हर एक आपकी तरह दयालु कहाँ है आपा। दादी के माथे पर नागवारी की एक हल्की सी शिकन उभरी। उन्हें खुद को आपा कहलवाना पसंद नहीं था, मगर बुआ हमेशा ऐसे ही कहती। अच्छी उम्र रसीदा औरत मुझसे 1-2 साल बड़ी ही होगी और आपा आपा की रट लगाए रखती है। बुआ की गैर मौजूदगी में वो अपने दिल की भड़ास निकालती, मगर उन दोनों में कौन बड़ा है ये मसला अभी तक हाल तलब ही था। लोग तो रिश्ते तय होने से पहले ही आंखें बदलना शुरू कर देते हैं। आपस में पसंदीदगी हो जाए तो बस फिर तो मुझे बीच में से एक तरह से निकाल ही देने की कोशिश करते हैं, ताकि मेरा कमीशन ना देना पड़े। सच कह रही हूँ, बड़ी बेईमानी आ गई है अब नीयतों में। खैर, हमें दूसरों से क्या, हमारी तो नीयतें भी साफ़ हैं और परेशानी का हाल भी खुदा जानता है। तुम आखिर रोमा की फ़िक्र क्यों नहीं करती हो। हम तो तुम्हारी हर मांग, हर फरमाइश पूरी करने को तैयार बैठे हैं। अब तक हमने तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दिया, और खुदा ने चाहा जो काम बन गया तो ये कमीशन वमीशन तो एक तरफ, तुम्हें इंशाल्लाह इतना दूंगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। दादी ने इस मसले पर उन चंद घंटों में सर खपाकर यही हल निकाला था। बुआ ने बेचैनी से पहलू बदला। अभी रिश्ता विश्ता नहीं कराया था, मगर फिर भी इस घर से वो इतना ले चुकी थी कि कहीं और से तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अब जो दादी के मुनाफा भरी डील की पेशकश कर रही थी तो यकीनन सर कड़ाही में ही होना था। उनके मुंह में अभी से पानी आने लगा था। रोमा तो मेरी अपनी बच्ची है, क्या बताऊं मुझे खुद उसकी कितनी फ़िक्र लगी हुई है। मुनासिब रिश्ते की ताक में हूँ, जैसे ही कोई मिला सबसे पहले उसे यहीं लेकर आऊँगी। 2 महीने से तो तुम किसी को लाई नहीं। इतना बड़ा शहर, न अच्छे लोगों की कमी है, ना ही लोगों ने शादियां करनी तर्क कर दी हैं। खुद हमारे यहाँ ही कितने कार्ड बुलावे के लिए आए रखे हैं। दादी को उनकी साबका कारकर्दगी से मायूसी हो रही थी, सो उनका लहजा ज़्यादा रुखाई बरत रहा था। बुआ ने उनका मूड सेकंडों में भांप लिया था। घाघ औरत थी, दिन रात में इतने लोगों से साबका पड़ता था कि किसी को भी राम करने में उन्हें वक्त नहीं लगता था। दादी की तसल्ली के लिए खाली बातें काफ़ी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने फिलफौर चंद तस्वीर अपने पर्स से निकालकर पेशे खिदमत भी कर डाली, जो हमेशा ही साथ रखती थी। एक एक का बगौर जायज़ा लेते हुए दादी के दिल को ज़रा तसल्ली तो हुई। एक बैंक में मुलाजिम है, दूसरा कॉलेज में पढ़ा रहा है, तीसरा गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में ऑफिसर लगा हुआ है, और ये बिजनेसमैन है। बहुत फ़खरिया अंदाज में उन्होंने इब्तदाई तारुफ भी साथ ही करवा दिया था। 2 की उम्र ज़्यादा लगी थी दादी को, और बाकी 3 की शक्ल पर ख़ानदानीपन नहीं दिखाई दिया था, पर मसलहतन कोई एतराज़ करने से बाज रही। ठीक है, पहले लेकर तो आओ उनमें से किसी को, देखते हैं क्या बनता है। इतने साल में उनकी समझ में ये अच्छी तरह आ चुका था कि सबसे मुश्किल मरहला लड़के वालों की पसंदीदगी का है। रोमा की गोट वहीं अटकी हुई थी। गए गुजरे लड़के की माँ बहन भी लड़की की तलाश में इतना ऊंचा म्यार लेकर निकलती हैं कि उस तक पहुंचना ना आम लड़कियों के बस में होता है और ना ही उनके वालिदैन के। ले आऊँगी इसी हफ्ते ही, आजकल तबीयत की वजह से निकल नहीं रही ना, बस इसी वजह से। बुआ ने उनकी शिकायत फिलफौर दूर करने की भरपूर कोशिश की।
दादी उनकी चंद ऐसी कस्टमर्स में से थीं जिनसे किसी भी वक्त पैसे निकलवाए जा सकते थे, सो उनकी खुशनुदी बेहद ज़रूरी थी। आज दादी ने खातिर तवाज़ो भी पहले से बढ़कर की और टैक्सी के किराया के अलावा भी 1000 रुपये और अपने पास रखे कपड़ों में से एक सूट का कपड़ा उन्हें बख्शा। खैर से रोमा अपने घर की हो जाए तो सोने के कड़े पहनाऊंगी तुम्हें, बहुत जज्बाती अंदाज में साथ ही ये खुशखबरी भी सुना दी थी। बुआ तो बेहोश होते होते बची। सोने का भाव आसमान को छू रहा था, कम से कम भी मालियत होती तो कितनी। बौखलाहट में उनसे फौरी हिसाब भी नहीं जोड़ा जा रहा था। बस फिक्र ही नहीं करें, अब की बार तो ये काम होकर ही रहेगा इंशाल्लाह। बुआ तरंग में आ रही थी। बस में होता तो शायद फिलफोर कहीं से रोमा के लिए एक अदद दूल्हा ढूंढ ही निकालती, मगर खैर अभी भी क्या बिगड़ा था। बहुत से लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो जहेज में मिलने वाली अशिया की खातिर लड़की की सूरत शक्ल पर समझौता कर लेते हैं। दादी की उम्मीद बंधते बंधाते बुआ की खुद भी उम्मीद बंधने लगी। अलबत्ता नाकामियों का असर दिल से कम होने लगा था। उठने को ही थी कि अस्सलाम वालेकुम दादी। समिया दरवाजे में आ खड़ी हुई। वालेकुम अस्सलाम। आहा, यहाँ तो पूरी दावत का एहतमाम है। उसने सामने रखी ट्राली का एक निगाह में जायज़ा लिया और अंदर चली आई। बुआ ने बगौर उस खुश शक्ल और खुश लिबास लड़की का जायज़ा लिया जिसके आते ही कमरे में रोशनी सी बढ़ती महसूस हो रही थी। रोमा अपने कमरे में है। दादी ने जज्बत सा होकर उसे टालना चाहा। पिछले चंद सालों से जब से रोमा के रिश्ते के लिए लोगों का आना जाना शुरू हुआ था, तब से ही उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा था कि समिया का बुआ से सामना ना हो पाए। एक आध बार सरसरी तौर पर ऐसा मौका आया, तब भी उन्होंने बड़ी सफाई से उसे टाला था, पर अब तो वो बिल्कुल सर पर आ खड़ी हुई थी और उनके बाद बुआ को भी सलाम कर चुकी थी, जिसका उसे बेहद मोहब्बत भरा जवाब भी मिल गया था। जाओ, ये ट्राली वहीं ले जाओ रोमा के कमरे में और रहमत को मेरे पास भेजो। दादी ने जानबूझकर समिया के ज़िम्मे काम लगाया तो समिया एक अदा के साथ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ट्राली खींचती बाहर चली गई। ये कौन है? नवासी है आपकी? वो बहुत इश्तियाक से पूछने लगी। ख़ानदान में एक और लड़की की मौजूदगी से वाकिफ़ थी और वैसे भी जवान लड़के और लड़कियां देखकर उनकी खालिस प्रोफेशनल ही बेदार हो जाती थी। दादी इस सवाल से बचना चाह रही थी। अब जवाब देना ही पड़ा तो बेजारी से बोली, मेरी नवासी को इतनी फुर्सत कहाँ, वो गरीब तो घर के कामों में ही मसरूफ़ रहती है। ये तो रोमा की सहेली है, यहाँ पिछवाड़े के क्वार्टरों में रहती है। उन्होंने थोड़ा हदूद अरबा बताया। कहीं रिश्ता तय हो गया है या अभी? बुआ के लहजे में अभी भी उम्मीद थी। इतनी खूबसूरत लड़की को हर एक पसंद कर लेता। दादी ने जैसे उनकी सोच को पढ़ा था। लोग शरीफ हैं मगर हैसियत बहुत मामूली है। बाप ने घर में ही छोटी सी दुकान खोल रखी है और माँ लिहाफ रज़ाइयों में धागे डालती है और सिलाई करती है। कुछ दे दिला नहीं सकते। अच्छा, बुआ के एक छोटे से लफ्ज़ में बड़ी मायूसी थी। दादी की साफ कोई पता नहीं समिया के हक़ में गई थी या मुखालफत में। फिर मैं चलती हूँ, इसी हफ्ते में आऊँगी, फ़ोन करके पहले दिन तय कर लूँगी। वो फिर से अपने काज की तरफ आईं। समिया को देखकर जो खुशी हुई थी वो सारी कहीं ज़ायल हो गई थी। खुद तो लालची तबीयत थी ही, मगर अच्छी तरह जानती थी कि लोग तो उनसे भी 2 हाथ आगे हैं। निचले गरीब घरानों से शहजादी को ले जाने वाले शहजादे अब ख्वाबो ख्याल होते जा रहे थे, और अगर कहीं रोमा की जगह समिया होती तो वो कब के सोने के कड़ों की मालिक बन चुकी होती। गेट की तरफ जाते हुए उन्हें मलाल सा होने लगा।